Hello everyone, this is Raj and I am welcoming you again to my channel The Civil Network. So this is the next video of our series. जो हमारी प्रीवियस वीडियो थी वो हमने देखी थी लोड कन्वर्जन के ऊपर। आप लोगों को याद होगी। तो हमने क्या उसमें सीखा था कि कैसे यूडीएल जो हमारी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड होता है और यूवीएल जो होता है उसे हम कैसे कन्वर्ट करते हैं हमारे पॉइंट लोड में, सो दैट हम हमारी फर्दर कैलकुलेशन परफॉर्म कर पाएँ रिएक्शंस निकालने वाली। ठीक है। नाउ दिस वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं, हम अब एक स्टेप और आगे देखने वाले हैं जो हमने डिस्कस किया था प्रीवियस वीडियो में, जो स्टेप नंबर 2 था। तो आज है स्टेप नंबर 2 जो कि है हमारा इक्विलिब्रियम के रिगार्डिंग। ठीक है। तो ये हमारे आज के कंटेंट्स हैं जो कि आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इक्विलिब्रियम इन स्ट्रक्चर, जिसमें हम देखने वाले हैं कि क्या होता है इक्विलिब्रियम, कंसेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम इन स्ट्रक्चर, why equilibrium concept is so important in our structure और how does it works। फिर हम सेकंड अपना देखेंगे इक्विलिब्रियम कंडीशंस को, जिसमें हम सीखेंगे कि क्या है ये, what its significance और why it is important for our numericals, साइन कन्वेंशंस जो कि अगेन न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते टाइम यूज में लिए जाते हैं, हम अंडरस्टैंड करेंगे हाउ दे आर यूज्ड। और लास्टली अंडरस्टैंड करेंगे इक्विलिब्रियम कंसेप्ट को विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल, जो कि बिल्कुल क्वेश्चन स्टाइल में होगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो व्हाट इज इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पढ़ते हैं क्या होता है। ठीक है। इट इज अ स्टेट ऑफ बैलेंस बिटवीन अप्लाइड फोर्स एंड ऑब्टेन्ड रिएक्शंस। जो इक्विलिब्रियम वो क्या है, एक बैलेंस का स्टेट ऑफ बैलेंस है या बैलेंसिंग कंडीशन है जो कि हमारी एक्ट करती है बिटवीन जो फोर्सेस आ रहे हैं किसी भी बॉडी के ऊपर, अप्लाइड फोर्सेस या कोई एक्सटर्नल फोर्सेस, और उनकी वजह से जो हमें रिएक्शंस ऑब्टेन्ड हो रही हैं उनके बीच में। ठीक है। इसको हम देखते हैं, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। लेट अस सपोज ये हमारा कोई हॉरिजॉन्टल ऑब्जेक्ट है, या फिर इसको हम स्ट्रक्चर की लैंग्वेज में बोलें तो ये कोई हॉरिजॉन्टल बीम का सेक्शन है जिसके ऊपर ही एक्सटर्नल फोर्स आ रहा है इस पॉइंट पर, और उस पॉइंट पर फोर्स आने की वजह से हमारे को एक रिएक्शन ऑब्टेंड हो रही है, जो कि हमारा यहाँ पर कोई सपोर्ट होगा। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो हमारी रिएक्शन ऑब्टेंड होती है वो हमारे सपोर्ट्स पर होती है। तो यहाँ कोई मान लीजिए कोई सपोर्ट होगा इस पॉइंट पर। ठीक है। टॉप सरफेस पर इसके कोई फोर्स आ रही है, उसकी वजह से हमारे को हमारे सपोर्ट पर एक रिएक्शन ऑब्टेंड हो रही है ये। तो हमारी जो फोर्स है और जो हमारी रिएक्शन है, अगर उसके बीच में हमारे को बैलेंस कंडीशन एक्ट करानी है, तो फोर्स और रिएक्शन दोनों की जो इंटेंसिटी है वो कहीं ना कहीं मैच करनी चाहिए, कहीं ना कहीं सेम होनी चाहिए। तब हम बोल सकते हैं व्हेन आर फोर्स एंड रिएक्शन बैलेंस ईच अदर, देन वी से दैट आवर बीम इज इन इक्विलिब्रियम और फॉलोज इक्विलिब्रियम। ठीक है। नाउ सेकंड में देखते हैं, सेकंड में ये हमारा वर्टिकल कोई बॉडी है, या फिर स्ट्रक्चर की लैंग्वेज में बात करेंगे तो लेटस से ये कोई हमारा कॉलम का सेक्शन है। तो इसमें इस पॉइंट पर हमारा कोई फोर्स आ रहा है। ठीक है। उसकी वजह से हमारे को जो अपोजिट साइड है उस पर एक रिएक्शन ऑब्टेंड हो रही है। ये जो फोर्स है हमारा और जो ये रिएक्शन ऑब्टेंड होगी, इसकी जो इंटेंसिटी है वो आप अगर वो सेम है, ठीक है, तो वो हम बोल पाएंगे कि ये जो हमारा कॉलम है ये इक्विलिब्रियम में है। और अगर एक कंडीशन ये बनी कि अगर मान लीजिए अगर ऐसा हुआ कि जो हमारा फोर्स है उसका जो मैग्नीट्यूड है, चलिए कुछ नंबर ले लेते हैं, लेट अस सपोज कि 100 किलो न्यूटन का हमारा कोई फोर्स आ रहा है इस कॉलम के ऊपर, और उसकी वजह से हमारी जो रिएक्शन ऑब्टेंड हो रही है वो 100 नहीं है। मान लीजिए 80 किलो न्यूटन हमारे को जो रिएक्शन है वो टेंड हुई है कुछ भी फैक्टर्स की वजह से। तो हम यहाँ पर बोल पाएंगे कि ये जो हमारा कॉलम है ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में नहीं है। ठीक है। इक्विलिब्रियम कंडीशन में नहीं है। तो ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में कब होगा, जब हमारा फोर्स का जैसे कि हमारा 100 किलो न्यूटन फोर्स अगर आ रहा है इस कॉलम के ऊपर, तो उसकी वजह से अगर रिएक्शन जो हमें ऑब्टेंड हो वो भी 100 किलो न्यूटन मैग्नीट्यूड की हो, तब हम बोल सकते हैं कि ये जो हमारा
जो कॉलम होगा वो इक्विलिब्रियम को सेटिस्फाई करेगा। समझ में आया? तो इसलिए इक्विलिब्रियम को फुलफिल करने के लिए, सेटिस्फाई करने के लिए हमारा जो फोर्स है और जो रिएक्शन है उनका मैग्नीट्यूड या इंटेंसिटी सेम होनी चाहिए। ठीक है, नाउ अब हम समझते हैं कि जो हमारा इक्विलिब्रियम है वो स्ट्रक्चर्स में कैसे एक्ट करता है और क्या उसका सिग्निफिकेंस रहता है स्ट्रक्चर में। तो इक्विलिब्रियम प्लेज अ मेजर रोल इन एनी स्ट्रक्चर एज इट प्रोवाइड्स स्टेबिलिटी, ठीक है, टू द स्ट्रक्चर फॉर स्टैंडिंग स्टिल, स्टैटिक एंड स्ट्रॉन्ग अगेंस्ट एनी एक्सटर्नल फोर्सेस। तो जो हमारा इक्विलिब्रियम है वो स्ट्रक्चर में स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है मेनली, कि अगर हमारा जो स्ट्रक्चर है वो स्टेबल है तभी हम बोल सकते हैं स्ट्रक्चर है वो स्ट्रॉन्ग रहेगा। ठीक है, बोल सकते हैं कि नहीं रख बोल सकते हैं। स्ट्रॉन्ग रहने की वजह से क्या है, उसमें फेलियर होने के चांसेस नहीं होंगे, कि हमारा स्ट्रक्चर गिरेगा नहीं कभी भी। तो इस वजह से जो हमारी डिज़ाइनिंग होती है उसमें स्ट्रक्चर को क्या है, स्टेबली डिज़ाइन करना है ना, जिससे कि कभी भी उसमें फ्यूचर में उसके अंदर फेलियर की कंडीशन बने ही ना। तो इस वजह से यहाँ पर हमारे को जो फोर्सेस और रिएक्शंस और जो स्ट्रेसेस होते हैं या कोई भी एक्सटर्नल फोर्स की वजह से जो हमारे स्ट्रक्चर के ऊपर फर्क पड़ता है उसको हमें बैलेंस करके चलना पड़ता है सबको आपस में। इस वजह से हमारा यहाँ पे इक्विलिब्रियम जो है वो मेजर रोल प्ले करता है किसी भी स्ट्रक्चर की डिजाइनिंग में। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। नाउ व्हाई दिस कॉन्सेप्ट इज सो इम्पोर्टेंट, जो इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट है वो इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। तो जैसे मैं अभी ऊपर बोल रहा था कि इक्विलिब्रियम जो है वो बहुत मेजर रोल प्ले करता है हमारे स्ट्रक्चर में, तो वही चीज़ है, बिकॉज इक्विलिब्रियम इज रिलेटेड टू द स्टेबिलिटी ऑफ स्ट्रक्चर्स। इफ somehow or somewhere it is disturbed, then our structure will face distortion or failure in nearby future। ठीक है, जो हमारा इक्विलिब्रियम है वो मेनली रिस्पॉन्सिबल है हमारी स्टेबिलिटी के लिए, और कहीं भी उसकी स्टेबिलिटी में कुछ भी डिस्टरबेंस आया या कुछ फोर्स इम्बैलेंस हुआ, जो कि मैंने अभी आपको बताया कि फोर्स जो एक्सटर्नल फोर्सेस उस पर लग रहे थे सरफेस पे, हमारी हॉरिजॉन्टल सरफेस पे या वर्टिकल सरफेस पे, और जो रिएक्शन फॉर्म हो रहे थे हमारे, उनमें अगर कहीं भी डिफरेंस आया तो वो फेस कर सकता है हमारा स्ट्रक्चर कोई भी फेलियर को। ठीक है, अब हाउ डज इट वर्क्स, ये काम कैसे करता है, ठीक है, यही हम मेनली देखने वाले हैं आज। उस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे कि इक्विलिब्रियम हमारे किसी भी स्ट्रक्चर में कैसे अपना रोल प्ले करता है। ठीक है, नाउ पढ़ते हैं। अ स्ट्रक्चर इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम इफ ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेस, मोमेंट्स, सपोर्ट रिएक्शंस acting on it must be balanced each other, that is there must be neither any resultant forces not resultant movement acting on it। इस चीज से आप क्या समझे कि अगर हमारा कोई भी स्ट्रक्चर है उस पर जो आने वाले एक्सटर्नल फोर्सेस मोमेंट्स होते हैं या सपोर्ट रिएक्शन जो फॉर्म होती हैं, अगर वो एक सब मिलकर आपस में बैलेंस कर लें एक दूसरे को, तब हम बोल सकते हैं कि हमारा जो स्ट्रक्चर है वो इक्विलिब्रियम कंडीशन को फुलफिल करेगा, कोई उसमें फेलियर नहीं आएगा। और वो कब हो सकता है, वो जब हो सकता है कि जब उस पर कोई भी रिजल्टेंट फोर्स ना बचे, ना उस पर कोई रिजल्टेंट मूवमेंट बचे। मींस कि जितनी भी फोर्सेस हमारे किसी भी स्ट्रक्चर के ऊपर जो एक्ट करेंगी, अगर हम उसका नेट निकालें तो वो इक्वल्स टू ज़ीरो होना चाहिए, या अगर मोमेंट्स जो एक्ट करेंगे उनका नेट निकालें तो वो इक्वल्स टू ज़ीरो होना चाहिए। ये अगर आपको नहीं समझ में आया तो अभी मैं आपको इसको एक एग्जांपल लेकर समझाता हूँ। ठीक है, नाउ पॉइंट नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। बेसिकली फॉर नोइंग इक्विलिब्रियम कंडीशन हियर वी अंडरस्टैंड टू थिंग्स। फर्स्ट, कि जो भी फोर्सेस हमारे स्ट्रक्चर के ऊपर एक्ट करेंगी, जो भी एक्सटर्नल फोर्सेस हमारे स्ट्रक्चर के ऊपर एक्ट करेंगी, वो कुछ भी हो सकती हैं, अलग अलग मैग्नीट्यूड की, अलग अलग इंटेंसिटी की हो सकती हैं। उनका अगर हम समेशन लें, ये समेशन का साइन है, उसका समेशन लें, अगर वो इक्वल है समेशन ऑफ जितनी भी रिएक्शन जो कि फॉर्म होंगी हमारी स्ट्रक्चर के जॉइंट्स पर, सपोर्ट्स पर, अगर उसके मैग्नीट्यूड के बराबर है, तो वी कैन से कि हमारा जो स्ट्रक्चर है वो इक्विलिब्रियम कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, फॉलो कर रहा है। ठीक है, और सेकंड कि अगर हम जो समेशन है उन्हीं फोर्सेस का
उसका और जो समेशन है हमारी रिएक्शंस का जो डेवलप होंगे उनका डिफरेंस लें तो वो इक्वल्स टू अगर जीरो आ जाए तब भी हम बोल सकते हैं कि इक्विलिब्रियम कंडीशन फुलफिल हो रही है हमारी। ठीक है, अब इस चीज़ को हम डायग्राम से समझते हैं। नाउ ऊपर अभी जो हमने देखा उसको अब एक एग्जांपल से समझते हैं। लेट अस सपोज देयर इज अ बीम इन विच फोर फोर्सेस एक्टिंग F1 F2 F3 एंड F4। ठीक है, ये कोई हमारी बीम है, उसके ऊपर फोर फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं जिनका कुछ भी मैग्नीट्यूड कुछ भी इंटेंसिटी हो सकती है। ठीक है, तो इन फोर्सेस की वजह से जो हमारे सपोर्ट्स हैं उनके ऊपर रिएक्शन डेवलप होगी। तो जैसे कि ए पॉइंट पर, ए एंड पर हमारा हिंज सपोर्ट है, तो यहाँ पर दो रिएक्शन फॉर्म होंगी। जो फर्स्ट है वो होगी वर्टिकल रिएक्शन जिसको हम आर वी ए बोल रहे हैं, और एक जो डेवलप होगी वो हॉरिजॉन्टल रिएक्शन होगी जिसे हम आर एच ए बोल रहे हैं। और हमारे जो एंड बी है उस पर रोलर सपोर्ट है, तो उस पर एक रिएक्शन फॉर्म होगी आर वी बी। ठीक है, अगर आपको ये नहीं समझ में आता कि ये रिएक्शंस कैसे यहाँ पर आई हैं, दो रिएक्शन और एक रिएक्शन रोलर पर, दो रिएक्शन हिंज पर, तो इसके लिए आप हमारी सीरीज की सपोर्ट वाली वीडियो देखिए, आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी सारी। ठीक है, नाउ अब मैं आपको देखिए क्या समझाना चाहता हूँ इस एग्जांपल से, कि जो ऊपर हम बात कर रहे थे कि समेशन ऑफ फोर्सेस, जो कि हमारा अगर हम देखें तो क्या होगा, F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4, और समेशन ऑफ रिएक्शंस, जो हमारी रिएक्शंस डेवलप हो रही हैं। यहाँ पर आर एच ए को कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि उसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर कोई भी रिएक्शन या फोर्स प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, तो इसलिए हम रिएक्शन में मेनली काउंट करेंगे अपनी आर वी ए प्लस आर वी बी, जो कि हमारी वर्टिकल रिएक्शंस हैं। तो अब देखिए, इनको इक्विलिब्रियम कंडीशन फुलफिल करने के लिए मेनली ये सेटिस्फाई होना चाहिए कि जो हमारा समेशन है फोर्स का और रिएक्शंस का वो इक्वल हो जाए। ठीक है, अगर ऐसा होता है तो वहाँ पर हम बोल सकते हैं कि हमारी जो इक्विलिब्रियम कंडीशन है वो फुलफिल हो गई। नाउ नोट वही लिखा है कि ए बीम इज कंसीडर्ड टू बी इन इक्विलिब्रियम व्हेन द रिएक्शन फोर्सेस फॉर्म्ड एट द एडजॉइनिंग सपोर्ट्स कैंसल्स इफेक्ट ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट। मीन्स कि जो भी सपोर्ट्स पे रिएक्शन फॉर्म हो रही हैं वो कैंसिल आउट कर दें इफेक्ट ऑफ फोर्सेस को जो भी बीम के ऊपर आ रही हैं। क्योंकि ये वाली जैसे जो रिएक्शन है उसमें जो हमने सेकंड रिएक्शन देखी थी वो इसी से निकल कर आती है कि अगर फोर्सेस जो हैं जितनी भी वो आ रही हैं समेशन ऑफ रिएक्शन से, अगर उसका डिफरेंस ले लें तो अगर वो जीरो के इक्वल आए, आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दें, मतलब रिजल्टेंट उसका नेट उसका जीरो बचे, तो हम बोलेंगे कि वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में है। ओके, तो आई होप आप लोगों को इतनी चीज़ें अभी तक जो भी मैंने बताई इक्विलिब्रियम को लेकर वो कहीं ना कहीं क्लियर हुई होंगी, थोड़ी बहुत भी सही, पर अगर थोड़ी भी हुई हैं तो बहुत है। अभी पूरी वीडियो देखिए, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा ना। अब हम अपनी सेकंड चीज़ जो देखने वाले हैं वो है इक्विलिब्रियम कंडीशंस, जिनको हम एक इक्विलिब्रियम इक्वेशंस भी बोलते हैं। तो इक्विलिब्रियम कंडीशंस हमारी होती हैं सिग्मा एफ एक्स इक्वल्स टू ज़ीरो, सिग्मा एफ वाई इक्वल्स टू ज़ीरो, और सिग्मा एम इक्वल्स टू ज़ीरो। ये जो तीन जो कंडीशंस हैं इन्हीं को हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम कंडीशन, जिसमें जो सिग्मा एफ एक्स है वो क्या है, समेशन ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग इन एक्स डायरेक्शन। ठीक है, सिग्मा एफ वाई क्या है, समेशन ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग इन वाई डायरेक्शन। और सिग्मा एम क्या है, समेशन ऑफ ऑल मोमेंट्स एक्टिंग इन एनी डायरेक्शन। ठीक है चीज, और जो सिग्मा एफ एक्स है उसमें क्या है, समेशन ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग इन एक्स डायरेक्शन। तो जो भी फोर्सेस हमारी बीम के ऊपर एक्स डायरेक्शन मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो भी फोर्सेस एक्ट कर रही होंगी उनको हम कंसीडर करेंगे सिग्मा एफ एक्स में। ऐसे ही हमारे सिग्मा एफ वाई वाली कि जिसमें हमारी सारी फोर्सेस वाई डायरेक्शन में, जो कि हमारी हो गई कौन सी, वर्टिकल फोर्सेस, उनको हम कंसीडर करेंगे हमारे सिग्मा एफ वाई में। और सिग्मा एम में हम क्या कंसीडर करेंगे, सारे के सारे मोमेंट्स। ठीक है, नाउ नोट पॉइंट, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो हमें समझ लेनी चाहिए कि इफ ऑल द थ्री कंडीशंस जो कि अभी हमने पढ़ी ऊपर, सिग्मा एफ एक्स, सिग्मा एफ वाई एंड सिग्मा एम,
और इक्वेशन सेटिस्फाई, देन ओनली वी कंसीडर आवर स्ट्रक्चर टू बी इन इक्विलिब्रियम और स्टेबल और बैलेंस। ठीक है, ये हमारे न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से है पॉइंट। ठीक है, कि हमारी जो सिग्मा एफ एक्स है इक्वल्स टू जीरो, कंडीशन नंबर वन, सिग्मा एफ एक्स एफ वाई इक्वल्स टू जीरो, कंडीशन नंबर टू, एंड सिग्मा एम इक्वल्स टू जीरो, कंडीशन नंबर थ्री। अगर ये तीनों कंडीशन अगर सेटिस्फाई करेंगी तभी हम बोल सकते हैं कि जो हमारा स्ट्रक्चर है वो इक्विलिब्रियम को फॉलो कर रहा है। However, if these conditions are not likely to satisfy, then there is a chances of failure to our structure as due to unbalancing of forces and loads. Now अब आपको समझ में आ रहा होगा कि ये लाइन क्या कह रही है, कि अगर हमारी सिग्मा एफ एक्स नॉट इक्वल्स टू जीरो वाली कंडीशन बन जाए, या सिग्मा एफ वाई नॉट इक्वल्स टू जीरो वाली कंडीशन बन जाए, या हमारा सिग्मा एम नॉट इक्वल्स टू जीरो वाली कंडीशन बन जाए, तो उस केस में क्या रहेगा, उस केस में ये होगा कि हमारा जो स्ट्रक्चर है वो इक्विलिब्रियम को फॉलो नहीं कर रहा है। ओके, अब हम देखते हैं साइन कन्वेंशंस जो कि हमारे को यूज होते हैं हमारे न्यूमेरिकल्स में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये आपको यह चीज़ बताना चाहूँगा कि हमारा कोई भी हमारा जो सपोर्ट होता है, जैसे कि लेट अस सपोज कि हमारी कोई बीम है, उस पर अगर कोई फिक्स सपोर्ट आ रहा है तो फिक्स सपोर्ट के ऊपर बेसिकली हमारे तीनों रिएक्शन फॉर्म होते हैं, जो कि हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और हमारा मोमेंट। ठीक है, तो इनके जो साइन है वो हम न्यूमेरिकल सॉल्व करने के टाइम पर किस तरीके से लेते हैं उसको हम साइन कन्वेंशन में पढ़ेंगे। अगर हमारे न्यूमेरिकल्स में हॉरिजॉन्टल फोर्स आ रही है तो हॉरिजॉन्टल फोर्स की अगर डायरेक्शन फॉरवर्ड है तो उसमें हम फोर्स की जो मैग्नीट्यूड होगा उसको हम पॉजिटिव में कंसीडर करेंगे। ओके, अगर वहीं पर हमारा जो हॉरिजॉन्टल फोर्स है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगा तो हम उस टाइम पर हमारी जो फोर्स की नेगेटिव कंसीडर करेंगे। ठीक है, ऐसे ही वर्टिकल फोर्सेस में देखें तो वर्टिकल फोर्सेस में अगर हमारी जो डायरेक्शन है रिएक्शन की या फोर्स की वो अगर अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रही है तो हम उसे पॉजिटिव लेकर चलेंगे फोर्स को, और अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रही है तो उसे हम नेगेटिव लेकर चलेंगे। ठीक है, अब हम अगर मूवमेंट की बात करें तो मूवमेंट में कैसे है कि मूवमेंट में अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमारा रोटेशन एक्ट कर रहा है, ठीक है, ये मैंने रोटेशन से दिखाया है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर हमारा रोटेशन एक्ट कर रहा है तो उसमें हम मोमेंट उस मोमेंट को एक्ट करेंगे एज पॉजिटिव। ठीक है, और मोमेंट हमारा क्या होता है, मोमेंट हमारा होता है बेसिकली जो फोर्स इनटू डिस्टेंस। तो अगर फोर्स इनटू डिस्टेंस की डायरेक्शन यहाँ पे देखी जाएगी तो पॉजिटिव में ली जाएगी। ठीक है, और वहीं पर अगर हमारा जो मोमेंट है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, अगर जो हमारा रोटेशन बनेगा मोमेंट का वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा तो उस केस में हमारा जो मोमेंट है उसे हम कंसीडर करेंगे नेगेटिव में। ठीक है, तो अगर मैं इसको लिख दूं तो जैसे फोर्स इनटू डिस्टेंस जो हम लेंगे हमारे क्वेश्चंस में, अभी आपको बताऊंगा आगे, तो उसमें हम नेगेटिव साइन को यूज़ करेंगे। ठीक है, आपको साइन कन्वेंशन समझ में आ गए, तो अब आगे बढ़ते हैं। नाउ मैं अब आपको न्यूमेरिकल फॉर्म में ही समझाने की ट्राई करता हूँ कि इक्विलिब्रियम कंडीशन कैसे सेटिस्फाई करती है। ठीक है, तो जैसे आप देख सकते हैं कि ये हमारी कोई सिंपली सपोर्टेड बीम है जिसके ए एंड पर हिंज सपोर्ट है और बी एंड पर रोलर सपोर्ट है, जिसके ऊपर तीन फोर्सेस आ रही हैं। W1, एक हमारी 45 डिग्री पे इंक्लाइंड है जो है W2, और एक हमारी हॉरिजॉन्टल फोर्स आ रही है जो है W3। ठीक है, इसकी वजह से इस पर इस पर पहले थोड़ा सा एडिशनल वर्क कर लेते हैं। तो पहले हम अपनी रिएक्शंस लिख लेते हैं। तो जो हमारा ए पॉइंट है उस पर रिएक्शन क्या आएगी, एक तो वर्टिकल रिएक्शन आएगी जो हमारी हो जाएगी RVA, और एक हॉरिजॉन्टल रिएक्शन आएगी वो हो जाएगी हमारी RH। और जो हमारा W2 है वो इंक्लाइंड एक्ट कर रहा है हमारी इस बीम के ऊपर। ठीक है, जो कि हॉरिजॉन्टल बीम है हमारी, तो इसको हमारे को कंपोनेंट में रिजॉल्व करना पड़ेगा। कंपोनेंट में रिजॉल्व करना तो आई थिंक सबको आता होगा यहाँ पर, क्योंकि हमने स्कूल टाइम पर ये बहुत ढंग से समझा है। तो अगर मैं इसका वर्टिकल कंपोनेंट कंसीडर करूँ तो वर्टिकल कंपोनेंट जो होगा वो हो जाएगा हमारा W2 साइन 45 डिग्री,
और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की बात करूँ मैं, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा हमारा W2 cos 45 डिग्री, और जिसकी जो डायरेक्शन होगी वो इसकी डायरेक्शन में ही होगी, जो कि मेन जो फोर्स एक्ट कर रहा है, ठीक है, इनवर्ट की तरफ, उसी डायरेक्शन में कंपोनेंट की डायरेक्शन भी होगी। तो कंपोनेंट में डिसॉल्व हो गया, तो अब हमारा मेन फोर्स है उसको हम निग्लेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो अब ये फोर्स को हम यहाँ से हटा देते हैं। नाउ देखिए, मैं इससे आपको क्या समझाना चाहता हूँ कि यहाँ पर जब हम इसको सॉल्व करना शुरू करेंगे, तो जो हमारा पहला स्टेप यहाँ पर रहेगा वो क्या रहेगा। वैसे मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि पहला स्टेप क्या रहता है कि अगर हमारी जो बीम है उस पर यूडीएल और यूवीएल में से कोई आ रहा है, तो उसे पहले आप पॉइंट लोड में कन्वर्ट करना होता है। बट इस एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं कि ऑलरेडी पॉइंट लोड ही गिवन है, यहाँ पे यूडीएल और यूवीएल गिवन नहीं है, तो हम पहला स्टेप यहाँ पे स्किप कर सकते हैं और डायरेक्ट सेकेंड स्टेप पर आएंगे, जो कि है हमारी इक्विलिब्रियम कंडीशन लगाने वाला। तो हमने जो अभी ऊपर पढ़ा, तो उसमें हमने इक्विलिब्रियम कंडीशन कौन कौन सी देखी थी। सिग्मा एफ एक्स इक्वल्स टू ज़ीरो, सिग्मा एफ वाई इक्वल्स टू ज़ीरो, एंड सिग्मा एम इक्वल्स टू ज़ीरो। नाउ अब हम इसको इम्प्लीमेंट करना सीखेंगे कि ये जो हमारे न्यूमेरिकल्स होते हैं इसमें कैसे यूज़ करी जाती हैं। तो सबसे पहले हम अपनी फर्स्ट इक्वेशन को इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है। तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन क्या है, सिग्मा एफ एक्स इक्वल्स टू ज़ीरो। और अगर मैं इसके यहाँ पर साइन की बात करूँ कि जो हमारी हॉरिजॉन्टल फोर्सेस होंगी, तो इसमें हम साइन जो कंसीडर करते हैं, हम वो क्या करते हैं, जो फॉरवर्ड डायरेक्शन है उसमें हम कंसीडर करते हैं पॉजिटिव फोर्स को, ठीक है। तो हम इसको ही लिख लेते हैं, और जो जितनी भी बैकवर्ड साइड में फोर्सेस आएंगी उन्हें नेगेटिव कंसीडर करेंगे। तो हम अपनी इक्वेशन लिखते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो हम सारे उन फोर्सेस को यहाँ पर लिखेंगे जो कि हमारे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आ रहे हैं, जो कि हैं हमारे RHA W2 cos 45 डिग्री एंड W3। ओके, तो हम लिखते हैं, सबसे पहले साइन के साथ लिखेंगे। RHA है हमारी रिएक्शन, उसका जो हमारी डायरेक्शन है फोर्स की वो है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो इसे हम पॉजिटिव में लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं हम RHA, ठीक है। यहाँ पर कुछ नहीं साइन लगाया, मतलब ये पॉजिटिव है। सेकंड हम अपना देखें, तो हमारा सेकंड जो फोर्स था वो W2 cos 45 डिग्री था, जिसकी जो डायरेक्शन है वो है बैकवर्ड, तो इसलिए हम इसको नेगेटिव में लेंगे, W2 cos 45 डिग्री। नाउ W3 की बात करें, तो W3 की जो डायरेक्शन है वो फॉरवर्ड है, तो इसलिए हम उसे पॉजिटिव में कंसीडर करेंगे, W3 और इक्वल्स टू ज़ीरो। नाउ अब मैं आपको यहाँ से क्या चीज़ समझाना चाह रहा था कि जो हमारी इक्वेशन ये है, जिसे हम इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं, वो कब इक्विलिब्रियम कंडीशन को फॉलो करेगी, जब जो ये हमारा LHS पोर्शन है वो हमारे जो RHS पोर्शन होगा, जो राइट हैंड साइड पे पोर्शन होगा, उसको उसके इक्वल होगा। मीन्स जो ये पूरा का पूरा फोर्स का अगर हम इसको सॉल्व करें, तो अगर वो पूरी की पूरी इक्वेशन ज़ीरो पे इक्वल आ जाती है, तब हम बोल सकते हैं कि हमारी जो जो इस ये बीम है वो क्या है, एक स्टेप हमारी फॉलो कर चुकी है इक्विलिब्रियम कंडीशन के टुवर्ड्स, है ना। नाउ अब हम अपना सेकंड इक्वेशन लेते हैं सिग्मा एफ वाई वाली। हम क्वेश्चंस को भी इसी तरीके से सॉल्व करते हैं, वो मैं आगे आपको बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करवाने वाला हूँ, तो इससे आपको ये चीज़ें वहाँ भी क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो आप बने रहें सीरीज में, तो उससे क्या होगा कि आपको जो रिएक्शन और मोमेंट कैलकुलेट करना है वो बहुत ढंग से आ जाएगा, और आपको कभी फ्यूचर में प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो अब हम सिग्मा एफ वाई इक्वल्स टू ज़ीरो वाली इक्वेशन ले रहे हैं अपने, उसका हम साइन कंसीडर करेंगे कि अपवर्ड जो जितने भी फोर्सेस आएंगे उसे हम पॉजिटिव में कंसीडर करने वाले हैं, ठीक है। तो अगर हम सारी की सारी वर्टिकल फोर्सेस देखें, तो वो कौन कौन सी हैं हमारी, एक तो RVA है, एक हमारी W1 है, और एक हमारी है W2 sin 45 डिग्री, और एक हमारी है RVB। ये चार फोर्सेस हैं, तीन तो हमारी हॉरिजॉन्टल फोर्सेस आ रही थी, और हमारी चार जो है वो वर्टिकल फोर्सेस आ रही हैं। तो हम अब लिख लेते हैं इनको विद साइन, ठीक है। तो हमारी जो पहली है वो है RVA, और इसका जो साइन है वो क्या होगा, पॉजिटिव, क्योंकि अपवर्ड डायरेक्शन में है ना। नाउ W1 का साइन होगा वो नेगेटिव, क्योंकि ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में है।
ऐसे W2 साइन 45 भी नेगेटिव में होगा कि क्योंकि ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, ठीक है। और हमारी जो RB होगी उसका जो साइन होगा पॉजिटिव होगा क्योंकि अपवर्ड डायरेक्शन में है, ठीक है। इक्वल्स टू जीरो हमारी हो गई इक्वेशन नंबर सेकंड। तो अब इससे हमारा यहाँ पे क्या कंक्लूजन बनता है कि जो हमारा ये लेफ्ट हैंड साइड है अगर वो RHS राइट हैंड साइड के इक्वल हो जाता है, मतलब इसको हम सॉल्व करें तो ये जीरो के इक्वल अगर आता है, तो तब हम बोल सकते हैं कि जो हमारी सेकंड कंडीशन है वो भी हमारी फुलफिल हो रही है इक्विलिब्रियम की, ठीक है। नाउ अब हम अपनी थर्ड की तरफ चलते हैं जो कि हमारा है सिग्मा एम इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। इसमें हम जो है क्लॉकवाइज जो डायरेक्शन रहती है उसको हम कंसीडर करेंगे एज पॉजिटिव। नाउ अब यहाँ पर आपको एक चीज़ और समझने वाली है, और वो क्या है, जो हमारा मूवमेंट होता है वो एक पॉइंट के अक्रॉस हमें लेना पड़ता है, ठीक है। चाहे वो ए पॉइंट के अक्रॉस लें चाहे बी पॉइंट के अक्रॉस लें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप किसी भी पॉइंट के अक्रॉस मूवमेंट कैलकुलेट कर लें वैल्यू सेम ही आने वाली है, ठीक है। तो हमें किसी एक पॉइंट को कंसीडर करके उस पर सारी फोर्सेस की वजह से उस पॉइंट पर जो मोमेंट आएगा वो हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो लेट अस सपोज हम मान लेते हैं कि जो हम मोमेंट है वो ए के अलोंग निकाल रहे हैं, तो ठीक है हम यहाँ पर मेंशन कर देते हैं कि सिग्मा एम ए इक्वल्स टू जीरो, ठीक है, कि हम ए के अलोंग मोमेंट कैलकुलेट करेंगे सारी फोर्सेस की वजह से जो कि बीम के ऊपर आ रही हैं। नाउ पॉइंट नंबर टू क्या समझने का है कि अगर जिस पॉइंट के अक्रॉस हम मोमेंट कैलकुलेट कर रहे हैं उससे अगर पास होने वाली फोर्सेस का लाइन ऑफ एक्शन उस पॉइंट्स पर लाई कर रहा है जिस पॉइंट पर हम मोमेंट को कैलकुलेट कर रहे हैं, और सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो वो पॉइंट जिस पर हम मोमेंट कैलकुलेट कर रहे हैं उससे पास होने वाले जो फोर्सेस हैं वो क्या है हमारे ज़ीरो हो जाते हैं जब हम अपनी मोमेंट की कैलकुलेशन करते हैं। तो अगर हम देखें तो RHA भी इस पॉइंट से पास हो रहा है और RVA भी इस पॉइंट से पास हो रहा है, इसलिए ये ऑलरेडी ज़ीरो हो जाएंगे, ठीक है। हम पहले से इनको काट देते हैं। नाउ अगर मैं बात करूं कि जो W2 cos 45 डिग्री है उसकी भी अगर डायरेक्शन ले तो अगर हम आगे एक्सटेंड कर रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं ए पॉइंट पर आकर ही मिल रही है, तो इसलिए ये भी ज़ीरो हो जाएगा। बाकी अगर हम देखें तो कोई भी पॉइंट की डायरेक्शन है वो ए की तरफ नहीं आ रही है, हाँ W3 की आ रही है, सॉरी W3 की अगर हम लाइन ऑफ एक्शन ले तो W3 भी आ रहा है, तो इसलिए W3 भी हमारा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो नाउ जो बचे हुए फोर्स हैं हम उस उनके थ्रू मोमेंट कैलकुलेट करेंगे हमारे पॉइंट ए पर। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी इक्वेशन को बनाना। सो फर्स्ट फर्स्ट हम कंसीडर करते हैं W1। तो W1 हमारा फोर्स है, और मैंने बताया था कि जो मोमेंट होता है वो क्या होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। तो ये हमारा W1 फोर्स है और परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ से क्या हो गई L1 जो कि हमारा C से A तक की डिस्टेंस है, ठीक है। तो इसलिए और ये एक चीज़ और बताऊं मैं कि जो इसकी जो डायरेक्शन होगी फोर्स की वो क्या होने वाली है, देखिए इसका रोटेशन किस तरीके से आ रहा है कि यहाँ से एक्ट करेगा ए की तरफ। तो ये जो रोटेशन अगर मैं इस तरीके से इसको घुमाऊं तो ये कौन सा रोटेशन हो गया क्लॉकवाइज, ठीक है। आप समझ पा रहे होंगे ये कौन सा रोटेशन हो गया क्लॉकवाइज। तो इसलिए ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव, तो पॉजिटिव में हम लिखेंगे W1 × L1, ठीक है। नाउ अब हम W2 sin 45 को कंसीडर करते हैं, तो W2 sin 45 और ए पॉइंट की तरफ इसका रोटेशन आएगा, तो अगर हम इसको रोटेट करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से आएगा, तो इसलिए ये भी क्या हो गया क्लॉकवाइज, तो इसलिए इसका साइन भी क्या हो जाएगा पॉजिटिव। तो हम यहाँ W2 sin 45 से मतलब पॉइंट डी से पॉइंट ए तक का स्पैन कंसीडर करेंगे, तो हमारा जो इक्वेशन हो जाएगी वो क्या हो जाएगी प्लस में W2 sin 45 डिग्री, ये तो हमारा फोर्स का मैग्नीट्यूड हो गया इनटू हमारी डिस्टेंस जो कि क्या हो गई L1 + L2। अब देख रहे हैं कि कैसे मूवमेंट यहाँ पर लिखा जा रहा है, आपको समझ में आ रहा है, आई होप आपको आ रहा होगा समझ में, ठीक है। नाउ हम अब अपना अगला फोर्स देखते हैं जो कि है हमारा RVB, ठीक है। बाकी तो और कोई तो नहीं बचा है, एक मिनट हम चेक कर लेते हैं। W1 आ रहा है, ये आ रहा है,
बाकी सारे तो ज़ीरो हो गए हमारे, ठीक है, क्योंकि लाइन ऑफ एक्शन से पास हो रहे थे, ठीक है। तो हमारा जो लास्ट फोर्स बचा है वो है आर वी बी, और उसकी डायरेक्शन क्या होगी अगर हम देखें, तो ये पॉइंट बी से ए की तरफ जा रहा है, तो इसका जो रोटेशन आएगा वो कुछ इस टाइप से आएगा। तो ये जो रोटेशन है वो क्या हो गया, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है ये, है ना। तो इसलिए इसका जो साइन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, माइनस टाइम्स, तो आर वी बी, बड़ा ब्रैकेट लगा लेते हैं, इनटू जो उसका स्पैन हो जाएगा बी से ए तक का, वो क्या हो जाएगा L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस L4, मतलब पूरा स्पैन, ठीक है। क्योंकि अब बी से ए तक की डिस्टेंस क्या है, फुल स्पैन के बराबर, तो L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस L4 इक्वल्स टू क्या हो गया, टोटल जीरो। नाउ इससे हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, इससे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जो हमारा ये वाला पोर्शन है, जो कि पोर्शन है हमारा किसका, LHS का, लेफ्ट हैंड साइड का, और जो हमारा ये पोर्शन है जो कि क्या है, राइट हैंड साइड का, अगर ये LHS इक्वल्स टू RHS हो जाता है, तो उस केस में हमारी जो कंडीशन नंबर 3 है वो भी क्या होगी, फुलफिल हो जाएगी। और लास्टली अगर मैं बोलूँ तो इसका जो फाइनल आंसर आएगा वो क्या आएगा, कि हमारी सारी की सारी तीनों की तीनों इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही हैं। तो इसका मतलब क्या है कि जो हमारी बीम है वो क्या है, इक्विलिब्रियम कंडीशन को फॉलो कर रही है, मतलब हमारी बीम इज इन इक्विलिब्रियम, तो आवर बीम इज ए स्टेबल बीम, ठीक है, विच इज नॉट सब्जेक्टेड टू फेलियर इन फ्यूचर। तो हमारी जो बीम हो गई स्टेबल के साथ साथ क्या हो गई, सेफ भी, ठीक है। मैं एक चीज़ और आपको कहना चाहूँगा कि देखो यहाँ पे समझाने के लिए तो केवल इक्विलिब्रियम कंडीशन को बता देता मैं, क्योंकि इक्विलिब्रियम कंडीशन हमारे क्वेश्चन में यूज़ होती हैं, और वीडियो को 8-10 मिनट में ख़त्म कर देता। बट एक्चुअल में मेरा एम केवल लिखी हुई इक्वेशन को दोबारा से केवल लिख देना नहीं है, मेरा एम है कि उस टॉपिक को आप लोगों को क्लियर करना, इसलिए मैं समझाने में ज़्यादा विश्वास रखता हूँ, तभी मेरे वीडियोस लंबे हो जाते हैं थोड़े। बट आपका एक बार का टाइम अगर आपका टॉपिक क्लियर कर सक और आपको कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज दे सकता है, तो फिर वो वर्थ इट है मेरे हिसाब से, है ना। कि नेक्स्ट वीडियो से हम डायरेक्टली अपने क्वेश्चन देखेंगे बहुत सारे, जहाँ पर वो सारी चीज़ें यूज़ होने वाली हैं जो भी हमने अभी तक पढ़ी हैं हमारी सीरीज़ में। सो स्टे ट्यून फॉर आवर नेक्स्ट वीडियो। तो आपको हमारी वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक कर सकते हैं वीडियो को, कुछ समझ में ना आया हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप इस नए हैं इस चैनल पर। थैंक यू।